जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति क्या है। अब इस वीडियो में हम द्वितीय हरित क्रांति के बारे में जानेंगे कि द्वितीय हरित क्रांति क्या है। तो जल्दी से हम समझ लेते हैं कि हरित क्रांति में जो आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे इसके नकारात्मक पक्ष भी हुए और जो नकारात्मक पक्ष हुए वो आगे जाकर के बढ़ते चले गए। अब हमारे साथ चैलेंज ये हो गया था कि हमारी देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और देश का एक तरफ से जनसंख्या बढ़ रहा है तो उनकी खाद्यान्न आपूर्ति भी बहुत जरूरी थी कि हर एक लोगों को खाद्यान्न की पूर्ति हो सके। तो ये जरूरी थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं अपना जो जमीन जो अनउर्वर होता जा रहा था रासायनिक उर्वरकों के कारण, तो उसको भी बचाना था कि अनउर्वर ना हो, हमारा जो जमीन है वो खराब ना हो और हम उस पर फसल को भी उपजा सके। तो अब ये चैलेंजेस आए तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा भी था कि बढ़ती जनसंख्या के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश की खाद्यान्न को बढ़ाया जाए, लेकिन वो सतत हो, मतलब सस्टेनेबल हो। वो एक दिन के लिए ना हो, सिर्फ एक पीढ़ी के लिए ना हो, वो अगले पीढ़ी, उसके अगले और उसके अगले पीढ़ी के लिए, यानी सतत रूप से वो बना रहे। तो इसके लिए एक बार एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, बाद में जब इन सब समस्याओं को देखा गया कि कहीं ना कहीं इस हरित क्रांति की वजह से इतनी सारी समस्याएं सामने आ गई, तो उन समस्याओं के निवारण के लिए हरित क्रांति यानी कि द्वितीय हरित क्रांति का भी घोषणा 2006 में किया गया। तो 2006 में द्वितीय हरित क्रांति की घोषणा की गई, लेकिन मुख्य रूप से वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में उस पर काफी फोकस किया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 2007 से 12 तक का जो पीरियड था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। आज के डेट में वो पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है क्योंकि 1 जनवरी 2015 के बाद नीति आयोग आ गया है। तो अब योजना आयोग रहा ही नहीं, तो पंचवर्षीय योजना वगैरह खत्म हो गया है। लेकिन उस समय जब फोकस किया गया तो किन बातों पे फोकस किया गया, तो फोकस वो किया गया कि जिन वजहों से वो प्रॉब्लम आ रही थी हरित क्रांति में, उन प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। मतलब जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे उनको खत्म किया जाए। उसके लिए सबसे पहले क्या था कि जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग हो रहा था उस रासायनिक उर्वरक को खत्म किया गया। और इसमें कहा गया, अब देखिए पूर्णतः तो हम नहीं खत्म कर सकते, धीरे धीरे हम कर सकते हैं। और उसमें कहा गया कि जो रासायनिक उर्वरक है उसके जगह पर हम जैविक उर्वरक का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो एक तो उसमें रासायनिक उर्वरक के जगह पर जैव उर्वरक का भी उपयोग किया गया, प्लस जो कीटनाशक होते थे वो भी रासायनिक कीटनाशक ना उपयोग करके हम जैविक कीटनाशक का उपयोग करेंगे। उसके बाद जल संरक्षण का भी इसमें कहा गया कि नलकूपों से सीधा निकालना ही एक विकल्प नहीं रहेगा, हम जल का संरक्षण करेंगे और जितना उपयोग होता है उतना ही करेंगे। इसमें सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी किया गया कि बाद में आप जो मिट्टी है उसकी हम टेस्ट करेंगे, उसको हम समझेंगे और लोगों को हम जागरूक करेंगे। इसको लेकर के आपको पता है कि बहुत सारा किसान टीवी और ऐसे कर करके अलग अलग चैनल और अलग अलग माध्यम से भी लोगों में प्रचार प्रसार किया गया और लोगों को कृषि का ज्ञान दिया गया। अब जैसे हो क्या रहा था कि एक उर्वरक ही मान लीजिए छिड़कना है, तो कितना छिड़कना है उतना नहीं पता था लोगों को हमारी मिट्टी में क्या ज्यादा उपजेगा इसकी जानकारी नहीं थी, हम कुछ भी उपजा रहे थे। उसके अलावा अगर सिंचाई ही करना है तो कितना ज्यादा सिंचाई करना है इसकी जानकारी नहीं थी, तो लोगों में इसका प्रचार प्रसार भी किया गया कि लोगों को जानकारी हो, लोग जागरूक हो। अब जैसे आप बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा सिंचाई भी कर देंगे, बहुत ज्यादा पानी अगर आप डाल देंगे तो उससे ये नहीं होगा कि फसल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जहां तक ये होगा कि मट्टी जो होगी वो लवणीय हो जाएगी और लवणीय होने की वजह से ये समस्याएं आ जाएंगी कि वो मट्टी खराब होने लगेगा और फिर वो अनउर्वरक होने लग जाएगा। तो अब ये समस्याएं भी थी, तो लोगों के अंदर जागरूकता के प्रचार के लिए भी इसमें काम किया गया। जैविक उर्वरक दिए गए लोगों को, जैविक कीटनाशक दिया गया, फसल के संतुलित एवं उपयुक्त प्रतिरूप बताया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि किस मिट्टी में क्या उपजाना है इसकी जानकारी भी लोगों को दी गई, लोगों में प्रचार प्रसार किया गया अलग अलग माध्यम से। आपको पता होगा कि पहले एक प्रचार आता था कि आप एसएमएस करके समझ सकते हैं, कस्टमर केयर बनाया गया कि कोई भी किसान उस पर कॉल करके समझ सकता है, किसान टीवी चैनल लाया गया। आज और अलग अलग सुविधाएं दी जाने लग गई हैं किसानों को जागरूक होने के लिए, समझने के लिए कि आखिर हम फसल कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीका क्या है फसल उपजाने का। तो ये तमाम चीजें भी इसमें कर दी गई, द्वितीय हरित क्रांति में किया गया। 2011-12 को जो एम एस स्वामीनाथन थे उन्होंने 2011-12 में जो फसल थी उसको दोगुना करना सतत तरीके से, ठीक है। मतलब आप फाइनली समझ सकते हैं कि जो हमारा ये
द्वितीय हरित क्रांति है वो सतत कार्यों पे करने के लिए ये कहा गया था द्वितीय हरित क्रांति। मतलब हमारा जो उपज होगा, हमारा जो अनाज की हम उपज करेंगे वो हम सतत करेंगे, वो हम एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, एक पीढ़ी के लिए, 2 पीढ़ी के लिए नहीं करेंगे। वो ऐसा हम कृषि करेंगे कि वो सतत बना रहे, मतलब हमारी जमीन अनउर्वर ना हो। अलग अलग समय में हम अलग अलग उपजाएंगे, मतलब एक फसल को ही सिर्फ हम नहीं उपजाएंगे, मल्टीपल उपजाएंगे। जैसे कि एक जमीन में एक नहीं बल्कि 2-3 फसल उपजाएंगे, जिससे वो समस्याएं खत्म हो जाए। मतलब आप समझिए कि जैसे हम गेहूं उपजा रहे हैं, धान उपजाया हमने, बाद में हम क्या किए कि उसमें गेहूं के साथ हमने दाल भी डाल दिया, उसमें मसूर भी उपजा दिया। अब उससे होगा क्या कि नाइट्रोजन मिल जाएगा जमीन को, और मिट्टी को अगर नाइट्रोजन मिला तो फसल के लिए लाभदायक होगा, तो हमारा जमीन उर्वरक नहीं होगा, अनउर्वर नहीं होगा। तो ये सब चीजें इसमें ध्यान दी गई द्वितीय हरित क्रांति में, और पूरी तरीके से जैविक और सतत किया गया। इसके अलावा एक इंद्रधनुषीय क्रांति भी किया गया। उसमें यह किया गया कि सिर्फ हम उपजाएंगे, सिर्फ फसलों को ही नहीं उपजाएंगे, उसका हम प्रसंस्करण करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि अब गेहूं है तो गेहूं से सिर्फ आटा निकाल के हम रोटी ही नहीं बनाएंगे, उस गेहूं का हम प्रसंस्करण करके बिस्किट भी बनाएंगे, उसका अलग अलग जो जितना भी प्रोडक्ट होता है हम उसको भी बनाएंगे। मतलब प्रसंस्करण पर भी इसमें फोकस किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण पर काम किया गया, आधारभूत संस्था विकास पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी लोगों के लिए कि आप बीमा कर दिया जाएगा कि आपका जो कृषि है, फसल है, उसका बीमा हो जाएगा। अगर किसी तरह का समस्या होता है, चाहे प्राकृतिक आपदा या किसी कारण से, तो फिर आपको उसमें बीमा का पैसा मिल जाएगा। तो फसल बीमा पर ध्यान दिया गया, वाटर शेड को लेकर के काम किया गया। तो तमाम अलग अलग तरीके से इसमें काम किया गया ताकि द्वितीय हरित क्रांति को सफल बनाया जा सके और हमारा जो कृषि है वो सतत रहे। तो इन सब चीज को लेकर के द्वितीय हरित क्रांति की अनाउंसमेंट हुई और उस पर काम किया गया। तो आशा करता हूं कि मैंने ये 2 वीडियो में आपको अच्छे तरीके से हरित क्रांति को भी समझा दिया कि क्या था हरित क्रांति, और द्वितीय हरित क्रांति को भी समझा दिया कि द्वितीय हरित क्रांति क्या है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इससे संबंधित कोई टॉपिक आपका छूटेगा। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, पूरी तरीके से हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति समझ में आ जाएगा। इसमें जितने भी फैक्ट मैंने डाले हैं, इससे अधिक किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप इन फैक्ट को भी आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और अच्छे से आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता लिखने की भी जरूरत है, इतना ही में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो काफी लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।